शुरुआत कर रहे हैं बिहार की अहम खबर के साथ। बिहार के बेतिया में भारी कैश बरामद हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर से करोड़ों कैश मिला है। रजनीकांत प्रवीण के कई ठिकानों पर पुलिस और विजिलेंस ने रेड मारी। विजिलेंस के छापे के बाद मिला करोड़ों का कैश, करोड़ों की नकदी। ये देखिए तस्वीरें। कैश इतना ज्यादा था कि कैश को गिनने के लिए, नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक सरकारी अधिकारी के घर पर रेड में नोटों की गड्डियां मिली हैं। बेतिया के ये शिक्षा अधिकारी हैं, नाम है रजनीकांत प्रवीण, और इनके कई ठिकानों पर पुलिस और विजिलेंस ने एक साथ छापे मारे हैं और छापे में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा थीं कि इन्हें गिनने के लिए क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत। सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। मशीन मंगवानी पड़ी है। बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिसकर्मी को आप नोट गिनने वाली मशीन ले जाते हुए घर के अंदर देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और अंदर का आलम क्या था जब रेड पड़ी, जब ये छापे मारे गए तो किस तरह से 500 और 200 के नोटों की गड्डियां भरी पड़ी पाई गई हैं घर के अंदर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के बेतिया के ये जिला शिक्षा अधिकारी हैं रजनीकांत प्रवीण, और उनके घर से करोड़ों के कैश की बरामदगी हुई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तो जिला शिक्षा अधिकारी के घर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां हर तरफ आपको नोटों के बंडल, नोटों की गड्डियां नजर आएंगी, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी किस तरह से छापे के बाद मिले कैश के ढेर को देखने के बाद अंदर नोट गिनने वाली मशीन लेकर जा रहे हैं, क्योंकि नोट की गड्डियां जो हैं वो इतनी ज्यादा थी कि इन्हें गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। एक तरफ आपको करोड़ों का कैश किस तरह से बरामद हुआ है। ये जिला शिक्षा अधिकारी हैं, एक सरकारी अधिकारी के घर पर इतनी नोटों की जो गड्डियां हैं वो मिली हैं, इतने सारे नोट बरामद हुए हैं, करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। ये पैसे आखिर एक जिला शिक्षा अधिकारी के पास कैसे आए? आय से ज्यादा संपत्ति का ये सीधा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट और विजिलेंस ने मिलकर ये रेड मारी थी, और जिला शिक्षा अधिकारी के जो कई ठिकाने हैं, इनका नाम है, जो डीईओ हैं रजनीकांत प्रवीण, इनके तमाम ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से नोट गिनने वाली मशीन अंदर लेकर जाते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फिल्म एक्टर सैफ अली खान के हमले से जुड़ी हुई है। हमलावर शरीफुल के पिता का पहला बयान सामने आया है। पिता ने कहा है कि शरीफुल बिना वैध दस्तावेज के भारत गया था, यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। पिता ने कहा है कि अवैध रूप से शरीफुल भारत में दाखिल हुआ और इसके लिए बांग्लादेश के एक एजेंट की मदद भी ली गई थी। पिता ने अपने बयान में कहा है कि बेहतर नौकरी के लिए वो भारत गया था, लेकिन उसके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए भारत में एंट्री अवैध रूप से हुई है। तो शरीफुल के पिता का पहला बयान क्या है वो आपको बताते हैं। हमले के 38 घंटे बाद बेटे ने फोन किया था, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। बेटे ने 10,000 ट्रांसफर करने की जानकारी दी, और ये भी कहा कि मैंने न्यूज चैनल में बेटे को आरोपी के तौर पर देखा। उसने ऐसा अपराध किया इसकी कल्पना नहीं की थी। बेटे ने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था। बेहतर नौकरी के लिए वो भारत गया था। एजेंट के माध्यम से मेरा बेटा भारत गया। शरीफुल के पिता का बयान है, बेटे ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। तो ये पहली बार बयान आया है शरीफुल के पिता का, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे उनका बेटा शरीफुल भारत में अवैध रूप से घुसा था, दाखिल हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के एक एजेंट ने उसकी मदद की थी।
और सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आरोपी के चेहरे को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक वो तस्वीर है जिसमें आरोपी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और दूसरी वो तस्वीर है जब मुंबई पुलिस ने सैफ पर हमला करने वाले मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार किया था। इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर बातें होने लगी हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिखे शख्स और शरीफुल का चेहरा मैच नहीं करता है। पुलिस के दावों के बीच सवाल उठा है कि क्या शरीफुल ही असली हमलावर है। कि जो सोशल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो अलग अलग दिख रहे हैं। सवाल ये कि जो कन्फेशन की आप बातें कर रहे हैं कि कन्फेशन उसने कर लिया पुलिस के सामने, आईओ के सामने, तो उसको आप ये मान लेकर चलते हैं कि वो ऐसा हो गया। उसके पीछे और भी कुछ राज हो सकते हैं, किसी को कन्फेस, किसी को बचाने के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो कन्फेशन का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जब तक कि पुलिस उस बाकी चीज़ों को, सारे एविडेंसेस को गैदर करके कोरोबरेट न करे। अगर कोरोबरेट पुलिस नहीं करती है तो उस सिलसिले उस हिसाब से ये माना जाएगा कि जैसे कि ये आरोपी वही है, ये सिद्ध करना ये पुलिस का काम पूरा इन्वेस्टिगेशन बाकी है। एक और बड़ी खबर, कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्टर राजपाल यादव, रेमो डिसूजा कोरियोग्राफर को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद अब कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेता राजपाल यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से ईमेल के जरिए इन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल में रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी मारने की धमकी दी गई है। ईमेल में ये भी लिखा है कि हम आपकी एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। मेल करने वाले ने इस धमकी को गंभीरता से लेने की बात कही है। साथ ही इसका 8 घंटे में जवाब भी देने को कहा है। ईमेल में लिखा है कि हम आपके सभी कार्यों पर नजर रखे हुए हैं जिन्हें आपने हाल में किया है। इस मामले को आपके ध्यान में लाना जरूरी है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या परेशान करने का नहीं है। कृपया इस मैसेज को गंभीरता से लें। अगर आपने हमारी मांग पूरी नहीं की तो आप गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अगले 8 घंटे के अंदर अगर जवाब नहीं मिला तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान से मिली धमकी के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जाँच शुरू कर दी है। हालांकि कपिल शर्मा, राजपाल यादव या रेमो डिसूजा का इस पर ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा, कपिल शर्मा और रेमो डिसूजा को मिली धमकी के तार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता जयप्रकाश ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सदाशिव निकम से बात की। इसका आईपी वगैरह हमने ट्रेस कर लिया है, तो ये पाकिस्तान से पंजाब प्रांत से है। फैसलाबाद शहर के बाजू में इसका आईपी ट्रेस हुआ है, तो उसके बारे में हम हमारे डिपार्टमेंट से नोडल ऑफिसर से उसकी पूरी डिटेल जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। सर, ये अंबोली और ओशिवरा पुलिस स्टेशन में कितनी टोटल कंप्लेंट आई हैं और ये कंप्लेंट किन किन अभिनेता अभिनेत्रियों की है? अंबोली पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट हमारे पास आई है वो कपिल शर्मा और राजपाल यादव के बारे में है। ओशिवरा पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट आई है वो रोमी डिसूजा के बारे में है और एक सुगंधी मिश्रा करके एक कंप्लेंट, उसकी भी कंप्लेंट है। सर, ये इन लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सब कॉमेडियन हैं इसके लिए या फिर कोई और वजह है? जैसे कि हम जानते हैं या हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमको ये डाउट है ये बिश्नोई गैंग का ही ये काम हो सकता है। वो जो बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। और मुंबई के नाला सोपारा में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। 34 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें मुंबई के नाला सोपारा इलाके की हैं, जहां 34 अवैध इमारतों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बिल्डिंग में रहने वाले लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने मकान खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी। कैसे ली हूँ आपको मालूम है? आज हमारे जाएगा खून से मैं जिंदा रह के क्या करूँगी? जिंदा रह के क्या करूँगी? तुम लोग बेईमानी के शैतानी के खा रहे हो। हम मेहनत के कमाई खाई हूँ, हिम्मत के कमाई खाई हूँ, चोरी घाट नहीं कर रही हूँ। घर टूटने से नाराज लोगों ने कहा कि हमें मकान के बदले मकान चाहिए।
रूम का बदला रूम, नहीं तो फिर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद की गई। मनपा ने यहाँ पर रह रहे लोगों को पहले ही 22 जनवरी तक मकान खाली कराने का नोटिस दिया था। नोटिस मिलने के बाद से ही लोगों की नींद उड़ी हुई है। और महाराष्ट्र के जलगांव रेल हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई। दुर्घटना में 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। कई मृतकों की पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी है। जलगांव रेल हादसे में 6 मृतक ऐसे हैं जिनके जिस्म टुकड़ों में बट गए हैं, लिहाजा इनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। ट्रेन में मौजूद 2 चाय वालों ने अफवाह फैलाई कि ट्रेन में आग लग गई। कई यात्री आग के डर की वजह से ट्रेन से कूद गए। ट्रेन की चेन खींची गई और पुष्पक एक्सप्रेस से उतरने के बाद यात्री दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मौके पर कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 10 यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें जलगांव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुनिए चश्मदीदों ने क्या बताया। पुष्पक एक्सप्रेस में आया था लखनऊ से, तो उसमें बोला आग लग गया करके। तो आग तो सब लोग घबर गए, फिर घबर गए थे। सब घबरने के बाद वो रस्सी खींच दिया था। तो ये पुष्पक रुक गया था, तो सब लोग उतर के भागने लगे थे। सब भागने लगे थे, तो उधर से वो गाड़ी आया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। रेलवे ने मृतक के परिजनों को 1.5 लाख की सहायता देने का ऐलान किया है। हादसे पर पीएम मोदी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया। और अगली खबर का रुख करेंगे बिहार से। खबर है जहां मोकामा गैंगवॉर के बाद TV9 से बोले अनंत सिंह, गोली चलेगी तो चलेगी, लोग मरेंगे तो मरेंगे। अनंत सिंह का ये बयान सामने आया है, कोई मेरे लोगों को मारेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई अब विदेश तक जाएगी। तो अनंत सिंह ने ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है TV9 भारतवर्ष के साथ, जिसमें उन्होंने ये अहम बयान दिया है। सोनू मोनू से बिहार पुलिस मिली हुई है, ये भी आरोप लगाया है अनंत सिंह ने बिहार पुलिस पर। सोनू मोनू से बिहार की पुलिस मिली हुई है। मोकामा के पूर्व विधायक और बिहार में छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह हमारे साथ हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि कल कुछ घटना हुई है जिसमें कहा जा रहा है गोलियां चली, इनके ऊपर भी गोलियां चली, बाल बाल बचे। कुछ कह रहे हैं कि इनकी तरफ से गोलियां चली किधर से, और पहले एक भ्रम की स्थिति है कि आखिर शुरुआत क्यों हुई। हम गोली चलाएंगे तो उसको आदमी को लगेगा कि हमरे आदमी को लगेगा? तो गोली हमरा आदमी को लगेगा, ओकरा आदमी को लगा। हम चलाते तो उसको लगता ना, वो चलाया तो हमरा लगा। इसमें पूछने क्या बात है, तो जाकर देखिए क्या हुआ। क्या था कि आप वहाँ गए थे? यहाँ पर कांते खींचते जिसको मारा, घर द्वार बंद कर दिया, दांत बूढ़ी को उखाड़ लिया, 3 औरत के दांत पकड़ के पिलास से खींच दिया। जाइएगा तो गाँव में मिलेगा। वो यहाँ कांते चलाया, तो हमका लोग भेज दिए पुलिस में। संयोग से DSP साहब वहाँ पर नहीं थे, थाना तो कोई सुनबे नहीं किया, थाना तो कल बिकल था। तो DSP साहब संयोग से नहीं थे, लेट हो गया। वो फिर कांते हमारा फिर चलाया, तो हम चल, तो हम चल गए, जाकर ताला वाला खुलवा दिए। ताला वाला खुल गया। उसके बाद हम कहे कि सोनू मोनू को बुला कर लाओ। अच्छा। कहेंगे वो चोर के सूचना भेजवाए कि आओ। हाँ, 2 आदमी दिया, हम खड़ा रहे कि बुला कर लाओ, तो बोल गया तो गोली चला दिया। कहानी है से बढ़ा। तो सोनू मोनू आया आपके बुलावे पे? अच्छा। गोली चला दिया, बुलाने के लिए जो गया नौकरे पर गोली चला दिया। तो जो लोग हमारा साथ आदमी था, ये कुल भी दौड़ा अपना आदमी को बचाने के लिए। अच्छा, बस ये तो हुआ। तो फिर आपके तरफ से भी गोली चली या सिर्फ बचाया गया? हमें नहीं देखे गोली चली नहीं चली, तो बचावे जाएगा तो गोली चलेगा, दाऊद चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम आतिशी के आरोपों को बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने बेबुनियाद बताया है और आतिशी को चुनौती दी है कि वो आरोप सिद्ध करे। कहना है कि आप लोग डरा रहे हो, धमका रहे हो उनके कार्यकर्ताओं को। उनके पास क्या सबूत है? कोई भी नाम लेते, किसी का भी नाम लेते, क्या सबूत है? उसी के व्यक्ति ने अपने नंबर बनाने के लिए कहा कि रमेश बिधूड़ी से मेरी बात करा दो, तो अब वही खुद कह रहा बिधूड़ी से बात करा दो। तो यह आतिशी ने उसको स्क्रिप्ट लिख के दी होगी, क्योंकि इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। उन्होंने विक्रम बिधूड़ी जी का नाम लिया? नहीं, विक्रम का कहीं नाम नहीं लिया। उनका कहना है कि उनके लोग जो है इलाके में आके और हमारे एक नया नाम निकाल दे, विक्रम का नाम लिया है। वाह कुंदन जी। और एक बात बताएं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फोटो भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग हम लोग धमका रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, रोहिंग्या थोड़ी है, उनकी फोटो नहीं होंगी। कार्यकर्ता है, उनके फोटो पोस्टर भी लगते हैं। फोटो मिलने में क्या दिक्कत है? उनके फोटो दिखाने से क्या हो जाता है? क्या आधार पर कह रही है वो? किस आधार पर कह रही है वो? हम छिचोरी बात पे नहीं जाना चाहते। चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाता है। हमारे स्टिकरों के ऊपर स्टिकर लगाए जा रहे हैं,
है ना जी, किराए के लोगों से लगवाए जा रहे हैं। वो 4 कार्यकर्ताओं की फोटो जारी करे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार अगले 5 सालों में दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करने पर काम करेगी। इसके लिए एक टीम बनाई गई है जो रोजगार से जुड़े अवसर पर योजना बना रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा हूं, गली गली में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफी काम किया। लेकिन एक चीज है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना।